नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और रोज की तरीके से आपके साथ। महाराष्ट्र में आज नॉमिनेशन फाइल करने का, पर्चा भरने का आखिरी दिन है और आज ये अभी साफ हो जाएगा आपसे थोड़ी देर के अंदर कि किस गठबंधन को में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी, लेकिन क्या 2019 आखिर सीट डिस्ट्रीब्यूशन जब फाइनल हुआ तो वो उसके आसपास वो पहुंच पाए। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में जो तनातनी सीटों को लेकर के चल रही थी, उसमें बाजी किसने मारी, ये सब तो साफ होगा ही होगा। साथ ही आज कुछ सीटों पर सभी समीकरण भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, बागी फैक्टर भी क्लियर हो जाएगा। कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा बागी खड़े हैं, कौन अपने असंतुष्ट लोगों को मनाने में सबसे ज्यादा कामयाब हुआ, कहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, मैं आपका परिचय करा दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत आप दोनों का। अवधेश कुमार जी आ चुके हैं, समीर जौगांवकर साहब आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी का भी। तो कुछ बयान भी है हमारे पास, कुछ अहम सीटों के ऊपर जो चर्चित नाम है उन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। इसमें नाना पटोले हैं। नाना पटोले साकोली से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी पार्टी का रुख बड़ी कड़ाई से रखा, और इतनी कड़ाई से रखा कि संजय निरुपम इनसे, माफ कीजिएगा, संजय राउत इतने नाराज हो गए कि इनको बाद की बैठकों में से फिर अलग कर दिया गया था, लेकिन इनका भी नॉमिनेशन हो गया है। संजय निरुपम कांग्रेस छोड़कर शिंदे आपको सुनाएंगे, उसके बाद फिर कुछ बागियों की बात भी हम करेंगे जिनसे सभी पार्टियां इस वक्त हर चुनाव में होता है वैसी त्रस्त महाराष्ट्र में भी नजर आ रही हैं। पहले आप जरा सुन लीजिए नाना पटोले, संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा को। आज मैं दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई आठवले को, ये तीनों चारों पार्टियों के महायुति के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने जा रहा हूं। और मेरा ऐसा विश्वास है और मैं ऐसा वचन देता हूं कि पूरे दिंडोसी विभाग के सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। हम तमाम हमारे मतदार भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा कि मुझ पर विश्वास करिए। मैं लोगों की सेवा करने में विश्वास करता हूं, गोर गरीब जो कमजोर लोग हैं उनके साथ चलने में विश्वास करता हूं, उनके साथ दिन रात परिश्रम करने में विश्वास करता हूं। तो पूरे दिंडोसी में जो पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ आने वाले 5 वर्षों में करने का संकल्प लेके आज साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के नामांकन भरने जा रहा हूँ। ये चुनाव वैसे भी एक तरफा होगा यहाँ का, हमारे क्षेत्र का। और महाराष्ट्र में जो स्थिति आज है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। और जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, हाल जो सरकार है, जो बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली, वो सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किया, किसानों पे अत्याचार किया, जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको बेरोजगार किया, हमारे यहाँ के उद्योग गुजरात में भेजे, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। तो ये सब चीजें जो महाराष्ट्र में है, तो केंद्र की और राज्य की सरकार के विरोध में लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा आपको ये चुनाव में देखने मिलेगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत में महाराष्ट्र में आएगी। देखिए, इस क्षेत्र में वर्ली जो कंस्टिट्यूंसी है, पूरी मुंबई में एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कंस्टिट्यूंसी है और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वयं उम्मीदवार है इस क्षेत्र के। उनका उद्देश्य है कि सबसे जो आम लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनके समस्याओं को उनको दूर करना है। तबियत व्यवस्थित उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं को उनको दूर करना है और खास करके जो लोगों को दुर्लक्ष्य किया गया, उपेक्षित किया गया इतने सालों से, उनको घर देने का काम जो उन्होंने घाटकोपर के रमाबाई नगर से शुरू किया, वर्ली के बीडीडी चौल से शुरू किया, वही काम को आगे ले जाना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे को मैं बचपन से जानता हूं। ये कोई व्यक्तिगत बैटल नहीं है, ये राजकीय बैटल अवश्य है, लेकिन हम किसी को हराने के लिए नहीं आए। हम मुंबईकरों को, वर्लीकरों को जिताने के लिए यहाँ आए। उनकी आवाज क्या है, उनकी समस्या क्या है, समस्या समझने के लिए और डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्या शिंदे साहब पर तक ले जाने के लिए, यही हमारा उद्देश्य है।
तो आज नॉमिनेशन के दिन बड़े बड़े नाम उतरे हैं सड़कों के ऊपर, और अब जब सीटों का बंटवारा भी लगभग हो चुका है, क्योंकि अब तो आज करना ही पड़ेगा। तो वो कुछ इस प्रकार से है सर। महायुति में बीजेपी को 152 अब तक स्पष्ट हो चुका है। इसमें 4 सहयोगी दल शामिल है। इसमें 4 सहयोगी दल शामिल है। शिंदे सेना 80, जिसमें 2 सहयोगी दल शामिल फिर है। 80 तो काफी हो गया अभी उनके लिए। हाँ, 80 मिली थी, 2 उन्होंने सहयोगी दलों को दे दी अपने। तो अच्छा। 78 मतलब 80 सीटें मिली है शिंदे को। और अजीत पवार की एनसीपी को 51 सीटें, जिनको 40-45 माना जा रहा था, 51 तक ले गए। मतलब बीजेपी 164 से, जो पिछली बार वो लड़ी थी, 148 माने, क्योंकि 4 आपने सहयोगी बोली। हाँ, मतलब बीजेपी के खाते की बीजेपी अगर नहीं भी देती तो उनके रहती, तो 152 ही बीजेपी को मिली है सीटें। बीजेपी ने 4 सहयोग अपने खाते से दी है, तो 12 सीटें कम पिछली बार से बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी 12 सीटें कम हो गई है। ठीक है, तो ये डिवीजन जो है आपके हिसाब से कैसा है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा बीजेपी ने मतलब कदम पीछे खींचे हैं कुछ सीटों को लेकर। अच्छा। बीजेपी को लगा होगा कि मतलब गठबंधन धर्म का निभाते हुए, क्योंकि सहयोगी दलों को एकनाथ शिंदे सीटें देने को तैयार नहीं थे, तो बीजेपी ने वह तय किया कि वो अपने खाते से सहयोगी दलों को देंगे। तो 4 सीटें उन्होंने दी और बहुत अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। 4 लोगों को दिया है। एक अमरावती से जो चुनाव हार गई थी लोकसभा चुनाव, नवनीत राणा, उनके पति जो वहां से निर्दलीय विधायक रहे, उनसे बातचीत चल रही थी इस पार्टी को बीजेपी में मर्ज करने का, क्योंकि नवनीत राणा बीजेपी में आ चुकी थी, पति निर्दलीय विधायक है वहां से, तो वडनेरा से। तो उन्हें कहा गया था कि आप बीजेपी में अपनी पार्टी को मर्ज किए कर दीजिए। उन्होंने वो तैयार नहीं उसके लिए। आखिरी समय तक बातचीत होती रही, फिर उनके लिए वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है। तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सीट छोड़ी है। इसके अलावा रामदास आठवले, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री है, उनको एक सीट दी है, लेकिन उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उतरने वाला है। सीट उनके खाते की रहेगी, लेकिन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। इसके अलावा स्वराज पक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने मदद की थी, तो एक सीट उनको दी गई है और एक और सहयोगी दल को दी है। तो शिंदे सेना 80, बड़ा हार्ड बार्गेन किया एक ना। बिल्कुल हार, और कई सीटों पर उनके पास उम्मीदवार नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने सीट ली, और सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार देने पड़े, जैसे शायना एनसी को दिया है। बीजेपी से शिंदे के टिकट पर चुनाव लड़ रही है ना जी, और एनसीपी 51, एनसीपी 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी। महाविकास आघाड़ी का भी ब्रेकअप आपको महायुति की 5 सीटें अभी भी बाकी हैं, वो आज क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर में। अभी महाविकास आघाड़ी ने 277 सीटें से मालेगांव मध्य है, अच्छा, और धारावी है, भिवंडी है और बीड़ है, ये डिक्लेयर नहीं हुई है। जो डिक्लेयर नहीं हुई है अभी तो लगभग तय है कि वो शिवसेना जो है वो आरपीआई को देगी, मोटा मोटा जो। ठीक है, तो एनीवे मतलब महायुति में आपको भी लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा डाउन हुई, होना पड़ा उसको? नहीं, ये ठीक है कि डाउन होना पड़ा, लेकिन जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अब वो मुझे और ज्यादा भरोसा हो गया। सब कुछ अमित शाह तय कर रहे हैं। अमित शाह के लिए एकनाथ शिंदे भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं। ये आप इसको समझिए। उनका विश्वास पूरा है। उनका विश्वास पूरा है। एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि अगर बहुत कम हमारे विधायक हुए तो जब परिणाम आएंगे तो हमारा क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूरी कितनी बढ़ती चली जाएगी, ये एक उनको डर है। अमित शाह उस डर को खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से देखें तो रामविलास पासवान को याद करिए, अपनी सीटें उठा के सारी की सारी दे दी थी बिहार में, सब जीत गए रामविलास पासवान, बहुत बड़े मौसम विज्ञानी बन गए राजनीति। चिराग पासवान के लिए देखिए फिर से वही किया। अभी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से लोगों को दे देती है, और वो कोटा हमने तब देखा था जब अनुप्रिया पटेल के पति को, आशीष पटेल को एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया। तो इसमें वो कसर नहीं रखते। वो उनका ही मानना है कि अगर हमारी चीजें सब ठीक हैं, कमांड हमारे पास है तो ठीक है। अब शायना एनसी को, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, टीवी का एक जाना पहचाना चेहरा, मुंबई की नेता, अब वो मुंबा देवी से लड़ेंगी, किससे? शिवसेना से चुनाव लड़ेंगी। एनसीपी जो 51 सीट तक अभी आपने नंबर बताया, उसमें 2 तो पूर्व भाजपा के सांसद हैं, जो जब टिकट लेके गए तो उन्होंने कहा कि मेरे नेता देवेंद्र जी फडणवीस हैं। अच्छा, मतलब इसको ऐसे भी समझिए। तो ये जो नंबर है 151, 152, 80 और 51, इसको जब आप जोड़ेंगे तो वहीं हम खड़े होंगे जो 160, 80 और 40, ये फॉर्मूला था, लगभग वहीं खड़े हैं। थोड़ा 2-4-6 सीटें, और ये एक तरह से देखें तो महायुति के लिए ये प्लस होता जा रहा है। लेकिन ये आज सुबह मेरे मन में आया तो कहानी कुर्सी की मैं बता देता हूं। हरियाणा में तो राहुल जी ने जलेबी की थी, यहां पार्टियों ने जलेबी कर दी है। इसका नेता उसके यहां, उसका नेता उसके यहां, वो उससे लड़ेगा, वो उसकी पार्टी। और ये काम देखिए कितने विश्वस्त थे नवाब मलिक जी, लेकिन नवाब मलिक की बेटी के सामने फहद को उतार दिया शरद पवार। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट शरद पवार की पार्टी से अखिलेश यादव फोन कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रत्याशी है, इसको आप टिकट दो। हाँ। तो
खेल चल रहा है, इसलिए कांग्रेस थोड़ा सा बस अलग है। बताता हूं ना, उसका कांग्रेस हिस्सा नहीं है। महाविकास आघाड़ी की 277 सीटें डिक्लेयर हुई, मतलब अभी भी इनकी 11 बाकी हैं। इसमें कांग्रेस 102 फाइनल हो चुका है, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना 87। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दबाव में नहीं है, ये तो सीधे सीधे ये दिख रहा है। 100 102 और 87 यूबीटी, और शरद पवार साहब 88 सीटें। मतलब इसके हिसाब से तो अभी तक शरद पवार साहब उद्धव ठाकरे से एक सीट ज्यादा ही लड़ रहे हैं। अब बाकी 11 में कुछ हो जाए तो हो जाए। उसमें 4 सीटें उनकी है, अभी 4 सीटें वो डिक्लेयर करेंगे। अभी जो सीटें घोषणा होने वाली है 11 उसमें जो से बची 4 हैं। सीटों पर शरद पवार के और आएंगी उनकी। नॉमिनेशन कर दिया है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने अपने लोगों को उद्धव बोल दिया ठाकरे है। तीसरे नंबर, मतलब बिल्कुल, तीसरे उन्होंने नंबर की 4 सीटें सीटों पे लड़ उनके लोगों ने कल नॉमिनेशन भर दिया है, और शरद पवार ने कह दिया आपको लड़ना है इस सीट से, नॉमिनेशन भर दो। बट डिक्लेयर आज करने की बात होगी, जो शिवसेना के साथ उनका अभी इसमें डिस्कशन चल रहा है, कांग्रेस और शिवसेना में। तो शरद पवार सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर निकले हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक बात। सही बात है। उन्होंने अगर इतनी बात अपनी मंगवा ली। संजय राउत साहब तो मतलब वो कह रहे थे हम पूरे महाराष्ट्र की पार्टियां सबसे ज्यादा हम लड़ेंगे, तीसरे नंबर पर आ गए अपने गठबंधन में। सर वो तो जो चुनाव के लोकसभा चुनाव के नतीजे थे उसके बाद ही वो उस तरह से प्रेशर में थे कि जो परफॉर्मेंस शिवसेना की रही। देखिए सारे पिछले 5 साल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो उद्धव ठाकरे शिवसेना का ही हुआ है। पहले सरकार गई, फिर पार्टी गई, फिर एमएलएज गए, फिर एमपीज गए, और अब नेता भी चले गए, और अब नंबर भी कम हो गया। तो सबसे बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। लेकिन अभी दोनों गठबंधनों में ये काम जो है वो हुआ कि सभी पार्टियों को अपने बागियों को, अपने नाराज लोगों को मनाने की बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। और उनको सबको पता था कि हर एक पार्टी के पास, हर एक कैंडिडेट के पास 5 ऑप्शंस है। बिल्कुल, कैंडिडेट पार्टी के पास 5 हो ना हो, कैंडिडेट के पास 5 पार्टियां थी कम से कम अपनी पार्टी के अलावा। तो इसलिए वो तमाम घालमेल हुआ है। हो सकता है अभी चुनाव हो रहे हो उनको खुद को याद नहीं रहे कि वो किस पार्टी में थे, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी हो सकता है अभी ये आए, फिर चुनाव नतीजों के बाद कितना बदलेगा। मैं बताता हूं ना आपको। दो अभी आपने बात छेड़ी है तो इसी से दो जो बागी हुए हैं नेता, और ठीक ठाक नेता है ये। गोपाल शेट्टी तो 2 बार के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। इनको पहले लोकसभा का टिकट नहीं दिया, फिर इनको अब विधानसभा का भी टिकट नहीं दिया, तो ये बड़े नाराज हैं। और इन्होंने कहा है कि बीजेपी जिसे टिकट दे रही है उससे तो कार्यकर्ता ही नाराज है, हमेशा नए लोगों को ले आती है बीजेपी। गोपाल शेट्टी कह रहे हैं इनकी सीट है बोरीवली। मैं बात करते हैं सर, मैं इनकी बात सुनवा देता हूं अभी। दूसरे नेता अतुल शाह, ये मुंबा देवी से चुनाव लड़ेंगे। ये कह रहे हैं कोई म्यूजिकल चेयर का गेम थोड़ी है, इस बार इसको लड़ा दो, दूसरी बार तीसरे को लड़ा दो। और ये प्रवक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधायक भी हैं। ये मुंबा देवी से लड़ रहे हैं, तो इनकी बात भी सुनवा दीजिए जरा। गोपाल शेट्टी और अतुल शाह, मोस्टली सीट एक से जहां पर दोनों ने कैंडिडेट खड़े कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया और एनसीपी ने जरा इन दोनों की बात सुन लेते हैं सर, गोपाल शेट्टी और अतुल शाह। फिर एक बार बोरीवली से बाहर के उम्मीदवार की नाम की घोषणा पार्टी ने करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का और बोरीवली के नगरजनों का मन को ठेस पहुंचाया, ऐसा सभी का कहना है। और मेरा भी ये मानना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको ये सीट बिल्कुल कभी दी नहीं, किसने कहां से चुनाव लड़ना, किसी ने कहां से चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन बोरीवली के लोग जब गिनाते हैं कि आपने पहली बार विनोद तावड़े जी को लाया, उसके बाद में आपने सुनील राणे जी को लाया, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में आपने पीयूष गोयल जी को लाया, और आप एक चौथी बार फिर वापस संजय उपाध्याय जी के रूप में आपने चौथी बार लाया। और जिस तरह से 35 साल प्रतिनिधित्व जीवन में लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मैंने भी उनकी बात को सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं, और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। ये चुनाव है, चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे, तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। कितने मजबूत नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं दोनों? देखिए अतुल शाह तो बहुत कुछ जनाधार नहीं रहा, पहले रहा इनका, इनके दावेदारी ये कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है अतुल शाह को टिकट देना ठीक रहा। अच्छा। गोपाल शेट्टी का जरूर मुझे लग रहा है कि गोपाल शेट्टी बहुत, देखिए गोपाल शेट्टी जिस सीट से सांसद है, जो पीयूष गोयल को अभी दे दी गई है मुंबई उत्तर की सीट, वहां उनकी जाति का कोई वोटर भी नहीं है, शेट्टी वोटर। लेकिन वो ऐसे नेता है कि रात को 2:30 बजे भी कार्यकर्ताओं के फोन खुद उठाते हैं, खुद कार्यकर्ताओं के लिए नगर निगम पे चले जाते हैं, कहीं जाना खुद चले जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, हर कार्यकर्ता से उनका सीधा संबंध है, हर घर में उनकी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में अगर कोई ऐसा नेता होगा जिसकी बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर लोगों से व्यक्तिगत संबंध होंगे, तो मुझे लग रहा है गोपाल शेट्टी उसमें से एक नाम जरूर भरकर आएंगे। हमेशा 4, 4.5, 5 लाख वोटों से वो चुनाव जीतते रहे।
भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कहा था कि जो आप लोकसभा नहीं दे रहे हो, आप पीयूष गोयल को दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा चुनाव मुझे आप लड़वाइए। मुझे लग रहा है कि गोपाल शेट्टी जैसे नेता को टिकट दिया जाना चाहिए था। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया उससे 100 टाइम्स बेटर गोपाल शेट्टी होंगे। लेकिन चूंकि पार्टी ने देखिए अब मनोज कोटा का टिकट काटा, उन्हें विधानसभा नहीं दिया। पूनम महाजन का लोकसभा टिकट काटा, वो विधानसभा चुनाव में नहीं है। गोपाल शेट्टी का टिकट काटा, तो पार्टी बताना चाहती है कि जिन मुंबई के 3 सांसदों को हमने टिकट काटा, तीनों को हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं। और शायद यही कारण रहा होगा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया होगा। पार्टी समय आने पर उनका कहीं संगठन में और कहीं जगह इस्तेमाल करेगी। गोपाल शेट्टी एक अच्छे नेता रहे, लेकिन पार्टी की कुछ रणनीति होगी उनको लेकर जो पार्टी आगे कोई बताएगी। जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे अगर ग्राउंड पर जिसकी कोई रेलेवेंस है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर सामने बाकियों के चुनाव ना भी लड़े लेकर बैठ ही जाए अगर, तो भी हो सकता है कुछ तो डेट कर जाएगा। नहीं, अगर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान होगा, अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो गोपाल शेट्टी वहां से जीतेंगे। तो अभी वो तो पता चलेगा। एक कैच है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जीतती है उसका एक बड़ा उदाहरण ये बोरीवली सीट भी है। भाजपा प्रत्याशी चयन में उस जगह जो लोग बदले हैं उससे तय करती है। बोरीवली अभी पूरी तरह से मुंबई के भीतर उत्तर प्रदेश है। मुंबई के भीतर बिहार का छोटा हिस्सा है। बोरीवली की ये विधानसभा पूरी तरह से प्रवासियों की विधानसभा है और वो बड़े स्ट्रांग है। वो सब भारतीय जनता पार्टी और गोपाल शेट्टी के लॉयलिस्ट हैं। मैं संयोगवश लोकसभा चुनाव के पहले एक ऐसे ही व्यक्ति के यहाँ था, तो उन्होंने कहा कि गोपाल शेट्टी जी का टिकट अगर कटा तो हम लोग के लिए बड़ी पीड़ा की बात होगी, क्योंकि हम लोग दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं हमारे घर में आकर रुकिए। जो समीर जी ठीक बात कह रहे हैं, बहुत प्रभाव उनका। लेकिन ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े प्रभाव वाले नेता होते हैं, इनको जरा अब गोपाल शेट्टी जी की उम्र कितनी है? 70 वर्ष हो चुकी है। ये जो संजय उपाध्याय, मेरे ख्याल से उनको संजय उपाध्याय उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले, जो प्रवासी मतदाता हैं, उनके बीच में एक अच्छी खासी उनकी गतिविधि है, अच्छी खासी पहचान है, और उससे जोड़कर ही भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ा रही। तो एक तरह से कहें बीजेपी अपनी उस रणनीति पर काम कर रही कि जहां अगर लोग बदले, प्रवाह बदला, और ये आप देखेंगे तो मुंबई और ठाणे की सभी विधानसभा सीटों पर आपको ये होता हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रोफाइल बदलती है तो आपका प्रत्याशी बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत सतर्क रहती है। दिल्ली को भी देख लीजिए ना, दिल्ली में दिल्ली में जबरदस्त पूरी लीडरशिप बदल गई है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की। जो एक जमाने में पंजाबी डोमिनेंस था पूरा का पूरा, खुराना साहब जैसे लोगों का, केदारनाथ का, उनका विजय कुमार मल्होत्रा जी का, अब कोई भी नहीं है, पंजाबी लीडर ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में। और गोपाल शेट्टी अगर चुनाव नहीं वीरेंद्र सचदेवा लड़ते, है, लेकिन तो मेरा ये मानना है कि वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समायोजित होते। अगर वो चुनाव लड़ रहे होंगे तो उनके लिए शायद, क्योंकि उम्र भी उनके साथ नहीं है, नेता वो बहुत बढ़िया थे, लेकिन जी कह रहे हैं 70 वर्ष पार जीतने का भी चांस है अगर वो लड़ जाए। जीतने की उनकी अब मुझे नहीं लगता है। चुनाव तो जब आएगा नतीजा देखिए, तब ऐसा है। है अब बीजेपी जो भी करे हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि महायुति ने जो टिकट बंटवारा हुआ है वो अत्यंत ही शानदार तरीके से हुआ है। आपस का सामंजस्य भी आप देख सकते हैं, कोई मड़मड़िंग नहीं है। 2-4 कहीं विद्रोह हो तो वो मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं है। लेकिन ये जिस बोरीवली की बात हो रही है, पिछली बार तो आपने सुशील राणे को उम्मीद दिया, भाई बीजेपी से ही जीत के आए थे, और सुशील राणे को भी आपने टिकट नहीं दिया है। तो कई बार क्या है कि कुछ एक्टिविटी के अनुसार नेतृत्व के निकट बहुत सारे लोग अगर रहते हैं ना, उनको उसका लाभ मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। उसमें दूसरे लोग थोड़ा वंचित होते हैं। गोपाल शेट्टी जैसे व्यक्ति को, जिसने कठिन समय में भाजपा के साथ दिया है, लोगों के मुकदमे लड़े हैं, लोगों को जेल से निकाला है, लोगों पर जिस प्रकार से हमले हुए हैं उसमें खड़ा रहा है अपने टीम के साथ, चंदा वसूल के लोगों की बीमारियों का इलाज कराया, उसके साथ बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। और लड़ेंगे तो थोड़ी बहुत क्षति हो सकती है, लेकिन जहां तक देखिए, ये आपने जो उससे पहले बात की कि महायुति का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बड़ा सीमलेस अच्छा लग रहा है, और तो बीजेपी 152 लोग बोल रहे थे, सुनिए उतना ही हुआ। ये फिगर भी बता दीजिए ना, 152, 80 और अजीत पवार 51। ये तो हम लोग 15 दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी 150 के आसपास लड़ेगी, 80 के आसपास वो लड़ेंगे, 50 के आसपास वो लड़ेंगे, क्योंकि जब अजीत पवार को आप ले आए हैं अंदर तो बीजेपी 164 पर नहीं लड़ सकती थी, फिर भी वो 12 पर गई है। अजीत पवार के आने के बाद उनको समायोजित करना था। तो इसमें यह कि नहीं शिंदे जी आ गए, कोई आ रहा नहीं है, सब अपनी पार्टी का टिकट चाहते हैं। बैठ करके मैं कल भी बोला था कि जो रुकी हुई इससे लड़ी हुई, क्या हम अपना कोई कैंडिडेट यहां से उतारे हो, आपके कैंडिडेट से बेहतर हो सकता है तो आपस में अदला बदली भी करो, लेकिन शाइना एनसी को दिया ना इस सीट से, जहां से अतुल शाह नाराज हुए। साइना एनसी ने जो गीता जैन का ये बता सकते हैं, गीता जैन ने तो फाइट किया था, टी राजा सिंह ने उसके लिए जो है
वहां राइट्स हो गए थे, थोड़े बहुत दंगे हो गए थे अयोध्या के बाद मीरा भाईंदर की बात मीरा भाईंदर के पास, और बीजेपी में वो आ गए तो उसको टिकट नहीं दिया गया है, तो वो वहां से नहीं, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्यूअर्स को भी शायद लग रहा हो भाई टिकट सिंबल तुम्हारा, नेता हमारा, भाई इससे क्या हासिल हुआ? नहीं, सुने वो पार्टी लड़ लेती, वही आप शायना एनसी, आप शिंदे सेना से लड़वा रहे हो। पार्टी को जो जैसे शिंदे साहब है, मान लीजिए 10 सीटों पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, यदि वो 5 सीटें बीजेपी के पास आ जाती तो आपको लगता है कि शिंदे साहब के पास कम हुई है, कमजोर हो गई है पार्टी? आज कहने के लिए तो उनके पास 80 सीटें हैं। भाई कल को अगर दम ताकत दिखाने का कोई अवसर आएगा चुनाव के बाद शिंदे जी के लिए, तो शायना एनसी कहां खड़ी रहेंगी? चुनाव के बाद ये रहेंगे, लेकिन इसको समझिए ना, आपकी कल्पना, हम लोग 2 दिन से बात कर ताकत करने नहीं, जो देखिए शिंदे साहब, समीर जी ने यहाँ एक वातावरण ऐसा बनाया हुआ है पूरे लंबे समय से कि उसमें जोर आजमाइश होने वाली है, चुनाव परिणाम के बाद जोर आजमाइश होगी। सर वो टिकट में नहीं दिखा है। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया, 30 साल का जोर आजमाइश में ही। जोर आजमाइश कैसे भी हो सकती है? देखिए एक बात और समझिए, जो मैं ये बात कह रहा हूं, बोल लेते, उस लेवल का जोर आजमाइश नहीं है इसमें। ये एक अत्यंत ही मतलब समन्वय के साथ ये सौहार्दपूर्ण तरीके से बटा है, आपस का विश्वास है। ऑब्जर्वेशन है या शुभकामना है? नहीं, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है सर। अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, मैं फिर लगातार पूछ रहा हूं, पिछले 1 महीने से दोनों की तुलना करिए। मैं कोई महायुति से किसी बड़े नेता ने या किसी ने आकर अब जाकर 2-3-4 आवाज सुनाई दे रही है, कोई एक आवाज सुनाई दे रही हो पहले कि टिकट नहीं दे रहे हैं, बंटवारा जल्दी करो, जल्दी घोषणा करो, उम्मीदवार के घोषणा करो। दूसरी ओर तो हो रहा था, तो ये एक संदेश है कि कैसे इसको डील किया गया। सर एक ब्रेक ले ले, एक लाइन छोटी सी बोल देता हूँ। शिंदे साहब को लेकर कहा गया, अब अमित शाह जी के लिए बहुत चर्चा हुई। अमित शाह जी से बड़ा हार्ड नट कोई नहीं है मेरे हिसाब से पॉलिटिकली आज की तारीख में, लेकिन अमित शाह यदि शिंदे साहब को वो कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, तो ये कृपा नहीं है। वो समझ रहे हैं कि जरूरत यह है कि शिंदे साहब के बिना भारतीय जनता पार्टी उस ताकत के साथ नहीं आ सकती। इसको समझ लीजिए, ये बात क्लियर है, ये तो स्वाभाविक है। ये तो आप समझिए ना, आप लोग इस चुनाव को देखिए ना, अंतिम समय में मिलिंद देवड़ा को उतार देना ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है।